बेटा कल हमने एक सीरीज़ का पहला टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट कराया था। आज उसी सीरीज़ का दूसरा टॉपिक वेव ऑप्टिक्स लेकर आए हैं। इसमें भी 8-10 क्वेश्चन हैं और जिसमें सारी वैरायटी कवर करने की कोशिश करी है। वेव ऑप्टिक्स में मेनली जो है इंटरफेरेंस टॉपिक पूछा जाता है। अब कभी कभी डिफ्रैक्शन का भी एक क्वेश्चन आ जाता है और कभी कभी पोलराइजेशन का आ जाता है। तो इससे 2 या 3 क्वेश्चन मिलने की उम्मीदें हैं। 1 या 2 इंटरफेरेंस से, एक डिफ्रैक्शन से और एक पोलराइजेशन से। तो इन क्वेश्चंस की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कल हमने बताया था कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट में 2+1+1 तो हमने कर दिया। वेव ऑप्टिक्स में 2+1 के चांसेस हैं। तो लक अच्छे होगा 3 में मिल जाएंगे। कभी कभी इंटरफेरेंस से आता है तो डिफ्रैक्शन से नहीं आएगा और पोलराइजेशन से आएगा। कभी कभी दोनों इंटरफेरेंस दे देता है, पोलराइजेशन से 3 हो जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखिए किससे रिलेटेड है, YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। द सेपरेशन D between the slits is 2 mm. The wavelength lambda of the light used is 5896 angstrom and distance D between the screen and slits is 100 centimeter. It is found that the angular width of the fringes is 0.20 degree. To increase the fringe angular width to 0.21 degree with same lambda and D, the separation between the slits needs to be changed to. तो देखिए, इतना कहानी बता रहा है बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। YDSE एक्सपेरिमेंट है। स्मॉल डी दिया है 2 mm, वेवलेंथ लेमडा 5896 एंगस्ट्रॉम है, डिस्टेंस कैपिटल D है, वो 100 सेंटीमीटर है। एंगुलर विड्थ क्या होता है, लेमडा बाई D या W बाई D। तो देखिए भाई, आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता है कि जो फ्रिंज विड्थ होती है, चाहे वो मैक्सिमम की हो चाहे मिनिमम की हो, चाहे डार्क हो चाहे ब्राइट हो, वो फ्रिंज विड्थ होती है W=D लेमडा बाई D। एंगुलर विड्थ होता है W बाई D से निकाल सकते हैं और लेमडा बाई D से, इसी कहते हैं एंगुलर विड्थ। तो एंगुलर विड्थ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कह रहा टू इंक्रीज द फ्रिंज एंगुलर विड्थ टू 0.21। पहले θ1 कितना है, 0.20 डिग्री, और θ2 कितना करना है इंक्रीज करके, 0.21 डिग्री। टू इंक्रीज द फ्रिंज एंगुलर विड्थ टू इतना विद सेम लेमडा एंड D, द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स नीड्स टू बी चेंज्ड। तो बताइए, सिंपली केवल खेल आ रहा है θ लेमडा बाई D, और चूंकि लेमडा सेम है तो θ प्रोपोर्शनल टू 1/D। और सब इतने डाटा दिए, सब कोई मतलब नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, तो θ2 अपान θ1 इक्वल टू क्या आएगा, D1/D2। तो 0.21 अपान 0.20 इक्वल टू D1 कितना था, वो आपका 2 mm है, और D2 हमें निकालना है। तो D2 कितना हो जाएगा, 40/21, मतलब ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.9 mm। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकेंड ऑप्शन। तो कहना हम क्या चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि देखिए, जो फ्रिंज विड्थ का फार्मूला है W=D लेमडा बाई D, इस पर हम फ्रिंज विड्थ पूछेंगे तो D लेमडा बाई D लगाएंगे। एंगुलर विड्थ पूछें तो फ्रिंज विड्थ दिया होगा तो W बाई D लगाएंगे। D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड कर्टेन। वेवलेंथ गिवन होगा तो लेमडा बाई D लगाएंगे। तो यहाँ तो बहुत ही आसान पूछा। क्या पूछा, आसानी से पूछा कि लेमडा सेम है, D केवल बदल रहा है, θ बदल रहा है, तो θ प्रोपोर्शनल टू 1/D से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। देखिए, अब इस पे और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो आपका W=D लेमडा बाई D था,
तो इनके डाटा दे सकता है डी स्मॉल डी लेमडा, आपको कैलकुलेट केवल करना है। तो कैलकुलेशन में यूनिट्स का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेमडा डी कैपिटल डी और बिट आपकी आ जाएगी। ये बिट्स जो आया है आपका, जानते हो मैक्सिमम के लिए कंडीशन थी आपकी एम डी लेमडा बाई डी, एम स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3, और मिनिमा के लिए एक्स था। टू एम माइनस 1 डी लेमडा बाई 2 डी, एम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 एटसेट्रा। तो कभी कभी इसी क्वेश्चन पे जैसे हमने डब्ल्यू निकाल रखा है, तो कह दे फोर्थ मैक्सिमा, हर क्वेश्चन तो हम ले नहीं सकते, तो इसी बेस पर आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। फोर्थ मैक्सिमा एंड फिफ्थ मिनिमा, फिफ्थ मिनिमा, ठीक, के जो बीच है वो डिस्टेंस मैक्सिमम और मिनिमम कितने होंगे। फोर्थ मैक्सिमा एंड फिफ्थ मिनिमा के बीच जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी प्लस मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी वो निकलना। ठीक, तो इसको करने के लिए बहुत आसान तरीका है। जब वो मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करें तो फिफ्थ और फोर्थ मैक्सिमा और फिफ्थ मिनिमा को अपोजिट साइड लेना, सेंट्रल मैक्सिमा के इधर साइड ले लेना है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए हमने क्या करना है, मैक्सिमा और मिनिमा को सेंट्रल मैक्सिमा से अपोजिट साइड ले लेना है। फॉर मैक्सिमम डिस्टेंस फोर्थ मैक्सिमा एंड फिफ्थ मिनिमा are to be taken opposite side to central maximum. And for minimum distance, मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, दोनों को एक ही साइड में लेना। बोथ हैव टू बी टेकन ऑन द सेम साइड। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज इज हाफ्ड and the distance of the screen from the coherent sources is doubled, then the fringe width becomes। तो वही क्वेश्चन है, इसमें कोई खास बात है नहीं। क्या डबल कर दे रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द सेपरेशन बिटवीन द कोहेरेंट सोर्सेज इज हाफ, स्मॉल डी को हाफ कर दिया, और कर्टेन से डिस्टेंस कैपिटल डी को डबल कर दिया। तो कह रहा है कि फ्रिंज विड्थ बिकम्स, तो फार्मूला वही क्वेश्चन था, इसको कोई टाइम नहीं लगना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी वही फार्मूला लग रहा है, डब्ल्यू इक्वल टू डी लेमडा बाई डी। ठीक, तो डब्ल्यू डैश कितना हो गया, डी को कर दिया डबल, 2D हो गया, वेवलेंथ वही रहा, और इसको आधा कर दिया, तो हो गया 4 टाइम्स डब्ल्यू हो गया। ठीक, तो ऑप्शन थर्ड। तो इस फ्रिंज विड्थ पर क्वेश्चन आपको मिलेगा, कभी न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा, कभी मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना होगा, कभी मिनिमम डिस्टेंस निकालना होगा, कुल मिला के ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In next double slit experiment, a student observed 8 fringes in certain segment of screen when a monochromatic light of 600 nanometer wavelength is used. If the wavelength of light is changed to 400 nanometer, then number of fringes he would observe in the same region of screen। तो देखिए अब नंबर ऑफ फ्रिंजेस की बात कर रहा था, तो चाहे वो ब्राइट फ्रिंज हो और चाहे वो डार्क फ्रिंज हो, फ्रिंज विड्थ कितनी होती है, डी लेमडा बाई डी।
तो चाहे डार्क हो और चाहे ब्राइट हो। नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितने दिख रहे हैं पहले केस में? 8 फ्रिंजेस। तो मान लीजिए वो सर्टेन रेंज अब भी ये आता है 8 इंटू डी लेमडा 1/d, ये रेंज कवर करता है स्क्रीन पर। तो कह रहा है कि दूसरे वेवलेंथ के लिए 400 नैनोमीटर के लिए कितना इसमें इसके फ्रिंजेस होंगे। तो मान लीजिए इसके फ्रिंजेस n है इंटू d/d इंटू लेमडा 2, तो d/d कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू लेमडा 1 600 नैनोमीटर है अपान 400 नैनोमीटर लेमडा 2 है। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 12 फ्रिंजेस। तो ये ऑप्शन हो गया थर्ड। अब इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन एक कभी पूछा गया है कि मिनिमम ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा निकालिए, मिनिमम ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा निकालिए जहाँ दो वेवलेंथ के मैक्सिमास कोइंसाइड कर रहा है। क्वेश्चन ये होगा, तरीका ये होगा, प्योर लैंग्वेज में डिफरेंस होगा। क्या कहेगा क्वेश्चन में? ये कहेगा कि मिक्सचर ऑफ टू कलर्स, मिक्सचर ऑफ टू कलर्स lambda 1 and lambda 2 are used in YDSE. कह रहा find minimum order of maximas, find minimum order of maximas which will coincide, which will coincide। ठीक है भाई। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा? देखिए ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा है, इससे x डिस्टेंस पर मान लीजिए दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? x इक्वल टू, मान लीजिए एक का mth फ्रिंज कोइंसाइड कर रहा है और दूसरे का nth। देखिए सॉल्यूशन एक ही टाइप का होगा कि नहीं? सॉल्यूशन आपका एक ही टाइप का होगा। देखिए ये d से d कैंसिल, d से d कैंसिल, m लेमडा 1 इक्वल टू m लेमडा 1 इक्वल टू m लेमडा 2, m बाई n इक्वल टू क्या आ जाएगा? लेमडा 2 बाई लेमडा 1। ठीक है, तो देखिए वही एक्सप्रेशन जो पहले भी क्वेश्चन करेगा, तो वही एक्सप्रेशन यहाँ भी आया। वहाँ रेंज ऑफ व्यू दिया हुआ था या सर्टेन पोर्शन ऑफ स्क्रीन दिया हुआ था, और यहाँ क्या कह रहा है? दो वेवलेंथ के मैक्सिमास कोइंसाइड कर रहे हैं। तो मिनिमम ऑर्डर ऑफ मैक्सिमास कह रहा है, तो इनको काट लीजिएगा, सिंप्लीफाई कर लेंगे जितना अंतिम तक ही कट जाए। ठीक है, मान लीजिए एक की वेवलेंथ हम कह रहे हैं कि ये 6000 है, तो एक की 4000 है, तो ये कितना आएगा? ये मिनिमम ऑर्डर नहीं हुआ, 604 तो कोइंसाइड करेंगे, लेकिन मिनिमम ऑर्डर मैक्सिमम कितना हो गया? 3 और 2। तो ये मिनिमम डिस्टेंस भी पूछ सकता है। तो इसमें क्या है? लेमडा 2 करस्पॉन्डिंग 3 है और लेमडा 1 करस्पॉन्डिंग कितना है? 2। मतलब यहाँ से देखिए लेमडा 1 का थर्ड मतलब 4000 वाले का थर्ड और 6000 वाले का सेकंड कोइंसाइड करना, इसका मतलब ये होगा। तो अगर मिनिमम डिस्टेंस निकालना होगा तो निकल आएगा। कैसे निकल पाएगा? डी और डी दिया रहेगा तब। तो मान लीजिए एक्स मिनिमम हमको निकालना है, तो थर्ड किसका है? 4000 वाले का, तो क्या लिखेंगे? 3 डी और डी दिया रहेगा, लेमडा किसका लेंगे? 4000 एक्स्ट्रा वाले का लेगा और यूनिट देख लेंगे, तो ये मिनिमम डिस्टेंस मिल जाएगी। तो देखिए इस पर में किस तरह 3 तरह क्वेश्चन बताया हमने। एक तो सर्टेन रेंज अब भी होगा या सर्टेन पोर्शन ऑफ स्क्रीन होगा, वहाँ भी यही आएगा m लेमडा 1 इक्वल टू n लेमडा 2। दूसरा होगा कि फाइंड मिनिमम ऑर्डर मैक्सिमास विच विल कोइंसाइड, तो यहाँ भी m बाई n वैसे ही आएगा। ठीक, तो ज़्यादा वेवलेंथ वाले का कम आर्डर होगा और कम वेवलेंथ वाले का ज़्यादा आर्डर होगा जो कोइंसाइड करेगा। लेकिन इसे हम जब तक सिंप्लीफाई करेंगे जब तक कि मिनिमम आर्डर ना आ जाए। ठीक है,
अब इस मिनिमम ऑर्डर से हम मिनिमम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने निकाल रखा है एक्स मिनिमम बराबर 3d/d इंटू 4000 एंगस्ट्रॉम। सब वैल्यू यूनिट में सही रखेंगे तो सही वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इंटरफेरेंस पैटर्न कैन बी ऑब्जर्व ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ द फॉलोइंग वेव्स। तो इसमें कोई खास बात नहीं, क्वेश्चन इसलिए रखा है हमने कि देखिए इंटरफेरेंस पैटर्न तभी आएगा जब इंटरफेरिंग वेव्स की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम हो सकता है आप कांस्टेंट फेज डिफरेंस रखें, लेकिन फ्रीक्वेंसी अगर डिफर करेगी तो फेज डिफरेंस लगातार बदलता रहेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट, मीन्स देयर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आर सेम एंड फेज डिफरेंस इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है और इसी फ्रीक्वेंसी का अगला क्या है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस 5। तो ए और सी सुपरपोज करके ही इंटरफेरेंस पैटर्न देंगे, मतलब थर्ड। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? थर्ड ऑप्शन। इसमें कुछ खास बात नहीं है। फिर कह रहा है एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन, देखिए हमने कहा था ना कि मेनली तो YDSE क्वेश्चन आएगा, YDSE पे एक क्वेश्चन और आ सकता है, जैसे यही आपका विड्थ था, इस पर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इसी पे आता है d/d। ठीक है, और फिर कहते तो इसी सेटअप को हमने इमर्स कर दिया इन लिक्विड, तो WL हो जाएगा, ये W एयर है, ये एयर है, तो क्या आ जाएगा d लिक्विड अपॉन d आ जाएगा। और फिर ये पूछेगा लिक्विड में अब फ्रिंज विड्थ कितनी हो गई एज कम्पेयर टू फ्रिंज विड्थ इन एयर, तो देखिए d/d कट जाएगा, क्या आ जाएगा λL अपॉन λA, या इसको हम ऐसे लिखे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वेलोसिटी इन लिक्विड अपॉन वेलोसिटी इन एयर हो गया, यही हो गया 1/μ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफिनीशन से। तो WL याद रखिएगा, एयर में जितना होगा उसका 1/μ टाइम्स होगा लिक्विड में। आगे बढ़ते हैं। एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इन द फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन फॉर λ 6000 एंगस्ट्रॉम इज थीटा नॉट। When the same slit is illuminated by another monochromatic light, the angular width decreases by 30%. The wavelength of this light is, देखिए एंगुलर विड्थ का फार्मूला दोनों में वही होता है, चाहे वो हम मैक्सिमा के लिए निकालें चाहे मिनिमा के लिए निकालें, सेंट्रल मैक्सिमा के निकालें, एंगुलर विड्थ λ/d ही होता है। तो कह क्या रहा, देखिए वही क्वेश्चन जैसे हमने वहाँ कराया था आपको YDSE में, λ 6000 एंगस्ट्रॉम है तो ये थीटा नॉट है। फिर कह रहा है क्या लेमडा होगा, वेवलेंथ क्या होगी अगर ये 30% रिड्यूस हो जाए। तो बताइए क्वेश्चन में कुछ है, ये वही क्वेश्चन हुआ, क्या हुआ थीटा इक्वल टू λ/d, थीटा इक्वल टू λ/d। तो क्या चेंज कर रहा है, लेमडा और थीटा का रिलेशन देख रहा है, इसका तो थीटा प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया लेमडा हो गया, तो थीटा डैश बाई थीटा इक्वल टू λ'/λ हो गया। थीटा डैश कितना है 30% कम है, 30% का मतलब 0.7 थीटा और पहले थीटा था, इक्वल टू लेमडा डैश हमें निकालना है और शुरू वाला लेमडा कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम, तो लेमडा डैश की वैल्यू हो गई 4200 एंगस्ट्रॉम। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पोलराइजेशन पे क्वेश्चन आ रहा, अ लाइट रे फॉल्स ऑन ए ग्लास सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 एट एन एंगल 60 डिग्री, द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे वुड बी। तो ये क्वेश्चन केवल इतना चेक करने के लिए आपको बोला है कि जो ब्रूस्टर लॉ होता है, ब्रूस्टर लॉ μ=tan/IP, क्या कहता है ब्रूस्टर, क्या कहते हैं कि अगर एंगल ऑफ पोलराइजेशन पर इंसिडेंस होता है लाइट पे तो रिफ्लेक्टेड रे विल बी कम्प्लीटली पोलराइज्ड, ये इनका कहना है। तो देखिए μ√3 दिया हुआ है इक्वल टू tan/IP, तो IP कितना हो गया 60, तो 60 एंगल दिया ही हुआ है, इसका मतलब 60 क्या है, ये जिस एंगल पे से ये एंगल ऑफ पोलराइजेशन है। अगर ऐसा हुआ तो आपको पता है कि IP और R रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते, यही क्वेश्चन पूछा है। देखिए क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन का क्या मतलब है। तो आपको ब्रूस्टर लॉ क्या पता है कि μ = tan/IP,
IP क्या है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन है, और म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सरफेस या इंटरफेस ऑफ टू मीडियम्स। तो यहाँ म्यू देखिए √3 दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से tan IP से अगर हम IP निकालेंगे तो IP की वैल्यू अपने आप 60 डिग्री हो जाए। इसका मतलब एंगल ऑफ पोलराइजेशन कितना है, 60 डिग्री, और कह रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 60 डिग्री। इसका मतलब जो इंसिडेंस हो रहा है वो एंगल ऑफ पोलराइजेशन पे है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ पोलराइजेशन। और अगर ऐसा हुआ तो म्यू इक्वल टू tan IP से हम देख पा रहे हैं इक्वल टू म्यू की वैल्यू और क्या आती है, sin I अपॉन sin R, और tan IP को हम लोग लिख सकते हैं sin IP अपॉन cos IP इक्वल टू sin IP अपॉन sin R। तो यहाँ से sin IP कैंसिल हो जाएगा, तो इससे आप क्या आ जाएगा, IP प्लस R इक्वल टू 90। यही पूछ रहा है कि क्या द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे वुड बी, तो 90 डिग्री आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पता चल जाए कि एंगल ऑफ पोलराइजेशन पे इंसिडेंस हुआ है तो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल होंगे, ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, याद भी रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A beam of, देखिए पोलराइजेशन पे आ गया ये, पोलराइड्स। A beam of unpolarized light of intensity I naught is passed through a polaroid A, then through another polaroid B oriented at 60 degree, and finally through another polaroid C oriented at 45 degree relative to B as shown. The intensity of emergent light is, तो देखिए पहले जो लाइट आ रही है वो अनपोलराइज्ड है, तो अनपोलराइज्ड लाइट की क्या खास बात है भाई, कोई ना कोई कंपोनेंट इसका इसमें पास हो जाना है, ठीक। तो उसकी एवरेज वैल्यू क्या आएगी, I0/2, चाहे जिस पोजीशन में रखें, ठीक। पोलराइड को किसी भी पोजीशन में हम रखेंगे तो जो I0 इंटेंसिटी आ रही वो उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, यहाँ पे यहाँ आ जाएगी I0/2 एवरेज वैल्यू। फिर 60 डिग्री पर क्या आ जाएगा, I0/2 cos स्क्वायर 60, माइनस लॉस है, और फिर यहाँ पे आएगा जो भी वैल्यू आएगी cos 60 होता है हाफ, तो यह जाएगा I0/8, उसका 45 मतलब I0/8 cos स्क्वायर 45 मतलब 1/2, तो कितना हो गया I0/16। तो फ्रेश पेज पे चलते हैं। देखिए पोलराइड, किसी भी पोलराइड पर कोई लाइट जब आती है तो अगर वो अनपोलराइज्ड है तो जो लाइट यहाँ से इमर्जेंट होके आएगी उसकी एवरेज इंटेंसिटी होती है I0/2। अब इस जो इमर्जेंट लाइट है और दूसरा वाला जो पोलराइड है उन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 60 डिग्री। तो यहाँ क्या मिलेगा, I0 माइनस ला क्या है, I0/2 जो इंटेंसिटी आई थी इंटू cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर 60, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी I0/8, I0/8। ये कैसे जान गए भाई, cos 60 हाफ, उसका स्क्वायर 1/4, ये I0/2 था। अब फिर इसके बाद एक पोलराइड और आ रहा है, वो 45 डिग्री पिंक लाइन है, वो कितने डिग्री पिंक लाइन है, 45 डिग्री। तो अब क्या मिलेगा, I0/, यहाँ मिलेगा I0/8 cos स्क्वायर 45, तो ये वैल्यू हो जाएगी I0/8 इंटू cos 45 मतलब 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2। तो कौन सा करंट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम ट्रेवलिंग इन एयर इंसिडेंट ऑन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.73 एट ब्रूस्टर्स एंगल। देखिए ब्रूस्टर्स एंगल मतलब √3 है, तो एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। 1.732 कितना होता है, √3, तो फिर ये वही वाला क्वेश्चन हो गया, 60 डिग्री एंगल हो गया। तो इसकी थ्योरी आप जानते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट इज कम्प्लीटली पोलराइज्ड एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज क्लोज टू 60 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज क्लोज टू 60 डिग्री, क्योंकि √3 इक्वल टू tan IP करेंगे जब हम,
जब हम कहेंगे म्यू इक्वल टू tan IP करेंगे, और ये √3 है, 1.732 मतलब √3, इक्वल टू √3 इक्वल टू tan IP। तो tan यहाँ से IP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ, ठीक है, तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो और आपको पता है कि ब्रूस्टर्स एंगल पर या एंगल ऑफ पोलराइजेशन पर जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो कम्प्लीटली पोलराइज हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Unpolarized light is incident from air on a plane surface of material of refractive index mu at a particular angle of incidence I. It is found that the reflected and refracted rays are perpendicular to each other। पहले मतलब बार बार क्वेश्चन वही होता है। तो ये ब्रूस्टर एंगल हो गया, तो ब्रूस्टर एंगल मतलब क्या हो गया, म्यू इक्वल टू tan IP हो गया, ठीक है। तो वहाँ से IP निकल आएगा, ठीक है। Unpolarized incident from air on a plane surface of material refractive index mu at a particular angle of incidence I. It is found that the reflected and refracted rays are perpendicular to each other। इसका मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, वो एंगल ऑफ पोलराइजेशन है। Which of the following options is correct for this situation? Reflected light is polarized with its electric vector parallel to the, गलत हो गया भाई। Reflected light is polarized with its electric vector perpendicular to the plane of incidence, सही है। देखिए ये क्यों गड़बड़ है, ये होता है म्यू इक्वल टू tan IP होता तो सही हो जाता है, ठीक है। ये गलत हो गया, ये उसी से आएगा, दूसरा रिजल्ट आएगा, तो ये भी नहीं आ पाएगा। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो गया। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो पोलराइजेशन पे या तो पोलराइड पे क्वेश्चन आ रहा है, और या तो आपका ब्रूस्टर्स लॉ पे आ रहा है। इसलिए बार बार क्वेश्चन को हम रिपीट कर रहे हैं कि आपको पता चल जाए कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब देखिए YDC के एक टाइप का क्वेश्चन छूट गया था कि कभी कभी होता क्या है कि किसी बीम के रास्ते में, जो इंटरफेरिंग बीम्स है उसके रास्ते में कोई ट्रांसपेरेंट सीट आ जाती है, ठीक, तो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आ जाता है। इसका कॉन्सेप्ट हम आपको बता दे रहे हैं। तो देखिए दोनों बीम में ये ट्रांसपेरेंट सीट आ रही है, तो इसके कारण पार्ट डिफरेंस कितना होगा, T इंटू म्यू वन माइनस वन। इसकी वजह से क्या होगा, T इंटू म्यू टू माइनस वन। तो नेट पार्ट डिफरेंस क्या आ जाएगा, T इंटू म्यू टू माइनस वन माइनस T1 म्यू वन माइनस वन। और ये पार्ट डिफरेंस जो YD पार्ट डिफरेंस दिया हुआ है Y, तो YD बाई डी की वैल्यू होती है, तो दिस माइनस दिस करेंगे, दिस माइनस दिस करेंगे, तो यही एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस है YD बाई डी। इसे हम आपको बता दे रहे हैं। जब किसी भी बीम के रास्ते में कोई ट्रांसपेरेंट सीट आती है तो ये एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आता है XD बाई डी इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू टी। अब दोनों में आया है, और उसके लिए जो एक्स्ट्रा जो x है वहाँ लिखा है उसमें y, तो YD बाई डी की वैल्यू किधर हो जाएगा, म्यू टू माइनस वन इंटू T2 माइनस म्यू वन माइनस वन इंटू T1। तो इसमें जो बड़ा होगा, जैसे मान लीजिए म्यू वन बड़ा है तो ये ज़्यादा वैल्यू आएगा तो घटा लेंगे, तो सही सही आपका आ जाएगा म्यू वन माइनस वन इंटू T1 माइनस म्यू टू माइनस वन इंटू T2। तो चाहे ऐसे लिख लें और चाहे उधर जोड़ करके लिख लें जैसे ये लिखा हुआ है। ये देखिए इसको इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, फोर्थ ऑप्शन। ठीक, कुल मिलाकर हमें ये कहना है कि म्यू टू माइनस वन इंटू T2 और म्यू वन माइनस वन इंटू T1 का जो डिफरेंस होगा वो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस होगा, ये ध्यान रखना। अगर एक ही के रास्ते में आएगा तो एक ही का म्यू लेंगे, म्यू माइनस वन इंटू टी, ये एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस है। और एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आ गया तो कितना शिफ्ट होगा, डी बाई टी से मल्टीप्लाई कर दें। तो जितने भी कलर ऑफ फ्रिंजेस होंगे, चाहे जीरो ऑर्डर मैक्सिमा हो, चाहे फोर्थ ऑर्डर मैक्सिमा हो, चाहे फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा हो, सब के सब एक बराबर शिफ्ट करेंगे। कितना, डी बाई डी, कितना शिफ्ट करेंगे, डी बाई डी इंटू म्यू माइनस वन इंटू टी। ठीक, ये क्वेश्चन रह गया था, मैं ले लिया इसमें। The interference pattern is obtained with two coherent light sources of intensity ratio n. In the interference pattern, the ratio I max minus I minimum will be upon I max plus I min। ये इंट्रोडक्टिव पार्ट में क्वेश्चन है, कोई खास इसमें नहीं है। रेशियो दिया हुआ I1:I2 इक्वल टू n।
तो रेशियो आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम विल भी पूछ रहा है। तो इसको करने के लिए हम प्रोसीड करते हैं। आई मैक्स का फार्मूला होता है रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर। आई मिनिमम होता है रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर। तो यही वैल्यूज हमें पुट कर देना है। देखिए फार्मूला लिखते हैं। आई मैक्स होता है आपका रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर और आई मिनिमम होता है रूट आई वन रूट आई टू का होल स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है भाई? आई मैक्स माइनस आई मिन अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिन, ये निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जब हम आई मैक्स आई मिनिमम करें तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू होगा, यहाँ माइनस टू रूट आई वन आई टू, तो आ जाएगा टू आई वन प्लस आई टू। फिर चेक करते हैं। आई वन प्लस आई टू यहाँ आएगा प्लस टू रूट आई वन आई टू होगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आई वन आई टू कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा, जस्ट मिनट उल्टा लिख दिया, तो यहाँ से आएगा आपका आई वन प्लस आई टू, यहाँ से भी आई वन प्लस आई टू कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं चूँकि ऐड नहीं कर रहे हैं। यहाँ टू रूट आई वन आई टू आएगा, यहाँ माइनस टू रूट आई वन आई टू आएगा, सब्ट्रैक्ट करें तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो हो गया फोर रूट आई वन आई टू, ये हो गया। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हुआ, और ऐड करेंगे तो ये कौन सा कैंसिल होगा? टू रूट आई वन आई टू वाला, तो यहाँ आएगा टू टाइम्स आई वन प्लस आई टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा टू रूट आई वन आई टू अपॉन आई वन प्लस आई टू। अब कह रहा है कि जो रेशियो है इंटेंसिटी का आई वन अपॉन आई टू कितना है? एन। ठीक, तो आई वन की जगह पे अगर हम एन आई टू रख दें तो रिजल्ट सामने होगा आपको। क्या कर दें? आई वन इक्वल टू एन आई टू कर दें। कह रहा है इंटेंसिटी का रेशियो क्या है? एन, आई वन अपॉन आई टू इक्वल टू एन। तो यहाँ रखने जा रहे हैं, तो फार्मूला क्या था हमारा? आई मैक्स आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम इक्वल टू आया था टू रूट आई वन की जगह ये रख दे रहे हैं, तो आई टू बाहर आ गया बेटा और रूट एन आ गया। फिर नीचे इनको जोड़ा था, जोड़ने पर क्या आया था? आई वन प्लस आई टू, टू रूट आई वन आई टू, और नीचे आया था आई वन प्लस आई टू। आई वन प्लस आई टू करेंगे तो आई टू कॉमन हो जाएगा और वन प्लस एन हो जाएगा, और ये आई टू कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन है सेकंड। ये इंट्रोडक्टिव था, कोई खास इसमें है नहीं। आई मैक्स का फार्मूला आपको पता ही है, आई मिनिमम का फार्मूला पता ही है, केवल वैल्यू रखना है इसमें। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन इसलिए लिया है कि कभी कभी पूछता है कि भाई मैक्सिमम तो है ये आई नाट है या मिनिमम आई नाट है, तो किसी प्लेस पर हमें इंटेंसिटी निकालना होता है और वहाँ पर कभी पाथ डिफरेंस दे देता है, और इस क्वेश्चन में कुछ यूनिक चीज़ दे रखा है जिसको ले रखा है। कह रहा है इन वाईडीएसई ऑफ इक्वल बिट स्लिट्स इफ इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ स्क्रीन इज आई नाट। वाईडीएसई ऑफ इक्वल बिट मतलब दोनों की इंटेंसिटी सेम है। इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ स्क्रीन मतलब मैक्सिमम कितना है? आई नाट। देन इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस बीटा बाई फोर फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा इज। ठीक है, तो पहले क्या रहा? आई नाट, तो आई नाट क्या है? मैक्सिमा है, तो रूट आई प्लस रूट आई का होल स्क्वायर, दोनों की इंटेंसिटी सेम है, तो ये हो गया टू रूट आई मतलब फोर आई इक्वल टू आई नाट, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई? आई नाट बाई फोर। इसका मतलब इंटरफेरिंग वेव्स की इंटेंसिटी कितनी है? आई नाट बाई फोर है। अब कह रहा है सेंट्रल मैक्सिमा से बीटा बाई फोर डिस्टेंस पर, जहाँ बीटा क्या है? डी लेमडा बाई डी। बीटा क्या है? फ्रिंज विड्थ, डी लेमडा बाई डी।
तो कोई ना कोई कंडीशन इम्पोज होगा जिससे कि हमें पाथ डिफरेंस मिल जाए या फेज डिफरेंस मिल जाए। चूँकि हमें इंटेंसिटी किसी और पॉइंट पर निकालनी, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1I2 इंटू कास फाई। तो ये कास फाई निकालना पड़ता है, ये क्या है, फेज डिफरेंस है, और उसके लिए पार्ट डिफरेंस देता है। जैसे इस बार यहाँ क्या दिया, β/4 डिस्टेंस पर। ठीक, अब अगर हमें सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस x दे, तो इस पॉइंट पर कितना पार्ट डिफरेंस होता है, xd/d, और ये पार्ट डिफरेंस कितना दे रखा है, β/4, मतलब d λ/d इंटू 4। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी दे रखा है, नहीं ये एक मिनट, ऐसे नहीं काम बनेगा, इसको आप x डिस्टेंस से पार्ट डिफरेंस कितना होता है, xd/d, और x की वैल्यू दे रखा है, तो ये पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, ये पाथ डिफरेंस हो गया, पाथ डिफरेंस लिख दे रहा है कितना हो गया, और x की वैल्यू कितना है, β/4, बीटा कितना है, d λ/d, और d/4d ना भूलिएगा। तो देखिए कितना आसान तरीका दिया, λ/4, यही हमें पता करना होता है कि किसी और पॉइंट पे अगर हमें निकालना है तो कितना पाथ डिफरेंस है। तो यहाँ पाथ डिफरेंस कितना हो गया, λ/4। तो फेज डिफरेंस कितना हो गया बेटा इसके लिए, 2π/λ इंटू डेल्टा x, मतलब पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना है, λ/4, तो ये कट गया, तो कितना हो गया, π/2। अब cos 90 क्या होता है, 0। इसका मतलब जो थर्ड पार्ट है, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1I2 cos फाई वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो किसी पॉइंट पर कितना इंटेंसिटी हो गई, I1 मतलब I, I2 मतलब I, प्लस 2√I1I2 वाला पार्ट कितना हो गया, 0, cos 90 0, तो 2I आ गया। I कितना आया था, I0/4, तो 2I0/4, तो आंसर कितना हो गया, I0/2। तो ऐसे क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, सही, ये तो क्वेश्चन आपको यहाँ से निकालना पड़ा, नहीं तो अक्सर सीधे पार्ट डिफरेंस दे देता है। कह रहा उस पॉइंट पर निकालिए इंटेंसिटी जहाँ पार्ट डिफरेंस इतना है, तो उस पार्ट डिफरेंस से आप क्या करोगे, फेज डिफरेंस निकाल लोगे, फिर उस आई वाले फार्मूले में रख दोगे, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1I2 cos फाई। इसमें थोड़ा अलग तरीके का था, बीटा के फार्म दे रखा था, d λ/d के फार्म दे रखा था, इसलिए हमने इसको रखा। तो इस तरह से ये सब क्वेश्चन आपके हो गए, और उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। और